बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप तमामी स्टूडेंट को मैं खुशामदीद कहता हूँ और आज से हम नई लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जी, जिसका टॉपिक है जी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कम्प्लीटली स्टडी करेंगे जी, जिसका ताल्लुक आपके कोर्स से है। इससे पहली जो लेक्चर सीरीज़ है उसके अंदर हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी किया और आपके कोर्स के अंदर जो मौजूद चैप्टर नंबर, सबसे पहले हमने नोमेनक्लेचर को देखा था जी, और नोमेनक्लेचर के बाद हमने चैप्टर 6 को स्टडी किया था। चैप्टर 6 को स्टडी करने के बाद चैप्टर नंबर 7 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे उनकी केमिकल रिएक्शंस को स्टडी किया, वहाँ मैकेनिज्म का भी जिक्र आया जी। उसके बाद फिर हमने यूजेस, फिजिकल प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी किया। तो अब तक जो हमने स्टडी किया था उस तमाम स्टडी का ताल्लुक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से था। अब हम इस लेक्चर सीरीज के अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे और आपकी किताब के अंदर मौजूद जो 5 चैप्टर्स हैं इस लेक्चर सीरीज के अंदर हम उन्हें चैप्टर वाइज लेके चलेंगे जी। तो जो पहला चैप्टर है वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है, जो दूसरा चैप्टर है वो है हाइड्रोजन एंड हाइड्राइड्स। इसके बाद हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे, इसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे और सबसे आखिर में डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे जी। तो ये हमारा तरीकाकार होगा। यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो लेक्चर सीरीज है उसके अंदर हमें इन 5 चैप्टर्स को कवर करना है जो आपकी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के कोर्स का हिस्सा है, और इन चैप्टर्स को हम चैप्टर वाइज ही कवर करेंगे। आज से हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं जी, और इस चैप्टर का नाम है जी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और आज इस चैप्टर में जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे जी वो है पीरियोडिसिटी, पीरियोडिक लॉज एंड द रिव्यू ऑफ ओल्ड पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस। तो पीरियोडिसिटी क्या होती है, उसके बाद फिर पीरियोडिक लॉज कितनी है और क्या है जी, और इसके बाद कुछ ओल्ड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का तस्करा करेंगे जो कि ओल्ड पीरियोडिक लॉ पर डिपेंड करता है जी। तो ये आज के लेक्चर का मौजू है जी। ताल्लुक इसका चैप्टर नंबर 1 से है और आज लेक्चर 1 को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये देखना है जी कि पीरियोडिसिटी क्या है जी। पीरियोडिक टेबल के अंदर ये एलिमेंट्स को जब आप क्लासिफाई करने जा रहे हैं जी, तो एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए जो सबसे अहम क्राइटेरिया है जी, यानी ये वो शर्त है जिसका पूरा होना ज़रूरी है जी। एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की एक वजह ये भी है जी कि हमें एलिमेंट्स को स्टडी करना आसान हो जाए, लेकिन ये आसानी हमें कैसे हासिल होगी, तो इसका बराह रास्त ताल्लुक किससे है जी, पीरियोडिसिटी से है। तो आइए पीरियोडिसिटी की डेफिनेशन को देखते हैं जी। तो पीरियोडिसिटी को हम डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन आपके सामने है, लिखा है जी द रिपीटिशन ऑफ द एलिमेंट्स with similar properties after certain regular intervals when they are arranged in ascending order of their atomic numbers or atomic masses. This is known as periodicity. यानी पीरियोडिक टेबल के अंदर आपने एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज करना है जी कि एक जैसी प्रॉपर्टीज रखने वाले एलिमेंट्स एक जगह पर आ जाएं। तो ये बेसिक क्राइटेरिया है। जिस साइंटिस्ट ने, जिस केमिस्ट ने भी एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के अंदर या किसी भी तरीके से अरेंज किया तो उसने इस बात का ख्याल लाजमी रखा है जी कि एक जैसी प्रॉपर्टीज रखने वाले एलिमेंट्स एक जगह पर आ जाएं। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है फॉर द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। ये बुनियादी मतमय नज़र है एलिमेंट्स को अरेंज करने का, चाहे उसको टेबुलर फॉर्म में अरेंज करें या फिर आप उसको किसी और फॉर्म में अरेंज करें, आप इसको पाई चार्ट की फॉर्म में अरेंज करें, आप इसको सर्कुलर फॉर्म में अरेंज करें, चाहे आप इसको ग्राफिकल फॉर्म में अरेंज करें। जिस तरीके से भी एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे, सबसे अहम बात क्या है जी कि एक जैसी प्रॉपर्टीज रखने वाले एलिमेंट्स को एक जगह पर रखना है, और यही फिनोमेना क्या कहलाता है, यही फिनोमेना पीरियोडिसिटी कहलाता है। इसकी डेफिनेशन को जरा एक बार फिर पढ़ते हैं और समझते हैं जी। द रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट्स का रिपीट हो जाना विद सिमिलर प्रॉपर्टीज, जिनकी प्रॉपर्टी सेम हो, आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स, यानी एक खास वफ़े से
ये इस बात की तरफ इशारा है जी कि एक ग्रुप के अंदर आपने एक जैसे एलिमेंट्स रखने हैं। जब हम आगे चलेंगे तो यकीनन ग्रुप तब्दील होंगे जी, लेकिन एक खास वक्फे के बाद फिर हम उस ग्रुप पे आ जाएंगे जी। तो उस ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम होंगी, यानी एक जैसी प्रॉपर्टीज रखने वाले एलिमेंट्स को आपने एक ग्रुप के अंदर या एक जगह रखना है, एंड दिस इज नोन एज पीरियोडिसिटी। अब यहाँ पे जो अगली बात लिखी हुई है, व्हेन दे आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, इसका बराह रास्त ताल्लुक पीरियोडिक लॉ से है। ये बेसिकली मैनर ऑफ अरेंजमेंट है जी, यानी हम एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में रखने जाएंगे, क्लासिफाई करने जाएंगे, तो किसी खास प्रॉपर्टी की जरूरत होगी जी। तो वो जो खास प्रॉपर्टी है जिसको आप करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज कहते हैं, यानी एलिमेंट्स को पहचानने की जो प्रॉपर्टीज हैं जी, प्रॉपर्टीज तो बहुत सारी हमारे पास है। एटॉमिक रेडियस भी एक प्रॉपर्टी है, आयोनिक रेडियस भी प्रॉपर्टी है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटालिक कैरेक्टर, हार्डनेस, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जी जो एलिमेंट्स की हैं जी। लेकिन हमें जब एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज करने जाना है, ये पीरियोडिकली क्लासिफाई करने जाना है, तो हमें एक ऐसी प्रॉपर्टी की जरूरत है जो एटम की खास पहचान हो। जिस तरह अगर मैं इंसानों की पहचान की बात करूं जी, तो इंसानों की पहचान क्या होती है? उनके फिंगरप्रिंट्स होते हैं। या क्या पहचान होती है? उनकी डीएनए होती है। बिल्कुल इसी तरह जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है एटम्स की, वो या तो एटॉमिक मास है, या इससे अच्छी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है जी? एटॉमिक नंबर्स है। लेकिन मैंने यहाँ पे एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास इसलिए लिखा है जी क्योंकि एटॉमिक नंबर बाद में डिस्कवर्ड हुए, और पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी से पहले कर दी गई थी। तो एटॉमिक नंबर जब तक डिस्कवर्ड नहीं हुए थे, जब तक एटम्स की या एलिमेंट्स की जो पहचान थी, यानी जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी थी, वो उनका एटॉमिक मास था। तो पहले एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के लिहाज से अरेंज किया गया, उसके बाद एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज किया गया। ये दोनों बातें अभी आप पीरियोडिक लॉज के अंदर पढ़ लेंगे। तो एटम्स को चाहे एटॉमिक मास के लिहाज से अरेंज करें, एटम्स को चाहे आप यानी एलिमेंट्स को आप चाहे एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज करें, तो एक खास वफ़े से एक जैसी प्रॉपर्टीज रखने वाले एलिमेंट्स एक जगह पर आ जाएंगे, और इसी फिनोमेना को आप क्या कहते हैं जी? पीरियोडिसिटी कहते हैं जी। तो पीरियोडिसिटी की डेफिनेशन को आपने यहाँ पर सीखा, और पीरियोडिसिटी की डेफिनेशन को यहाँ पे आपने समझा। इस बात का ख्याल रखिएगा, ये बेसिक क्राइटेरिया है फॉर द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, और जितनी भी पीरियोडिक टेबल प्रपोज की गई हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा जिस बात को फोकस किया है, सबसे ज्यादा जिस बात का ख्याल रखा है, वो पीरियोडिसिटी ही है। अब हम पीरियोडिक लॉज को पढ़ने जाएंगे जी कि ये पीरियोडिक लॉज क्या हैं और कितनी हैं जी। तो पीरियोडिक लॉज हैं क्या? बेसिकली ये स्टेटमेंट्स हैं, ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो मैनर का मतलब तरीकाकार होता है जी। ये वो तरीकाकार बताती हैं जी कि एलिमेंट्स को किस तरह से अरेंज किया जाए ताकि पीरियोडिसिटी अटेन हो जाए। पीरियोडिसिटी की डेफिनेशन अभी आपने पीछे पढ़ी है, उसकी अहमियत को अब आप जानते हैं जी। तो ये पीरियोडिक लॉज हैं, तो पीरियोडिक लॉज स्टेटमेंट्स हैं जी, और ये वो तरीकाकार बताती हैं, यानी ये वो मैनर बताती हैं कि जिस तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे और अरेंज करने से हमें पीरियोडिसिटी अटेन हो जाएंगी। तो पीरियोडिक लॉज को हम पढ़ने जा रहे हैं, वो स्टेटमेंट पढ़ने जा रहे हैं, उस प्रॉपर्टी को पढ़ने जा रहे हैं कि जिस प्रॉपर्टी के तहत आप एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज करेंगे, और पीरियोडिक टेबल में अरेंज करने के बाद अपना जो बुनियादी मकसद है, जो क्या है जी? पीरियोडिसिटी है, उसको हासिल करेंगे जी। तो जो पीरियोडिक लॉज आपके कोर्स के अंदर हैं जी, वो तीन है जी। एक जो पहली है और जो सबसे पहले प्रपोज की गई, वो मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ कहलाती है, जिसको आप ओल्ड पीरियोडिक लॉ भी कहते हैं जी। इसके बाद जो पीरियोडिक लॉ प्रपोज की गई, उसको मॉसले पीरियोडिक लॉ कहते हैं, और मॉसले पीरियोडिक लॉ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी कहलाती है। और उसके बाद फिर मॉसले ने अपनी पीरियोडिक लॉ को मॉडिफाई किया, तो इसको आप मॉडिफाइड मॉसलेस पीरियोडिक लॉ भी कह सकते हैं जी। तो ये तीन पीरियोडिक लॉज हैं, और इन तीन पीरियोडिक लॉज को हम पढ़ने जा रहे हैं, और इनका ताल्लुक पढ़ेंगे जी पीरियोडिसिटी के साथ। तो मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ पढ़ने जा रहे हैं, जिसको ओल्ड पीरियोडिक लॉ कहते हैं जी। एंड अकॉर्डिंग टू मेंडलीफ, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो मेंडलीफ ने क्या किया है जी? मेंडलीफ ये कह रहा है जी कि अगर एलिमेंट्स को एटॉमिक मासेस के लिहाज से पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज किया जाएगा जी, तो
तो एक जैसी प्रॉपर्टीज रखने वाले एलिमेंट्स एक जगह पे आ जाएंगे, यानी प्रॉपर्टी पीरियोडिसिटी अटेन हो जाएगी। तो ये आपकी मेंडलीव की पीरियोडिक लॉ है जी। यानी मेंडलीव ने जो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बताई है जी अरेंजमेंट के लिए, जिसका ताल्लुक वो पीरियोडिसिटी से जोड़ रहा है जी, वो एटॉमिक मासेस है। और मेंडलीव क्या कह रहे हैं जी कि एलिमेंट्स को जो दरियाफ्त होंगे एलिमेंट्स, क्योंकि देखिए मॉसले ने जब पीरियोडिक टेबल प्रपोज की उस वक्त तो मैक्सिमम एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हो चुके थे, लेकिन जिस वक्त मेंडलीव ने पीरियोडिक लॉ को प्रपोज किया है उस वक्त एलिमेंट डिस्कवर्ड हो रहे थे, यानी ये इनिशियल स्टेजेस हैं, एलिमेंट डिस्कवर्ड हो रहे थे। और जो साइंटिस्ट और केमिस्ट थे जी उन्होंने ये फैसला किया जी कि एलिमेंट्स को किसी ना किसी तरीके से अरेंज करना है, और अरेंज इस तरह से करना है जी कि पीरियोडिसिटी अटेन हो और एलिमेंट्स को स्टडी करना आसान हो जाए। ये दो बुनियादी बातें थी। इसमें जो बेसिक क्राइटेरिया था वो तो पीरियोडिसिटी था। अब किस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए, तो वो मैनर दिया गया, और वो मैनर्स को किस फॉर्म में दिया गया, उनको आप पीरियोडिक लॉज कहते हैं। और ये पहली पीरियोडिक लॉ पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ा आपने। और आपने क्या पढ़ा जी कि एलिमेंट्स को अगर एटॉमिक मासेस के लिहाज से अरेंज करेंगे तो एक जैसी प्रॉपर्टीज रखने वाले एलिमेंट्स एक जगह पे आ जाएंगे जी, यानी पीरियोडिसिटी आपको अटेन हो जाएगी अगर एलिमेंट्स को एटॉमिक मासेस के लिहाज से अरेंज करेंगे। तो भाई मेंडलीव ने इसको एटॉमिक नंबर के लिहाज से क्यों अरेंज नहीं किया, तो इसके बड़ा सिंपल सा जवाब है जी कि उस वक्त तक एटॉमिक नंबर डिस्कवर्ड नहीं हुए थे जी। और एटम की जो पहचान थी, एटम की जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी थी, वो क्या थी जी, एटॉमिक मास थे जी। तो एटॉमिक मासेस के लिहाज से एलिमेंट्स को अरेंज किया गया और कहा गया जी कि पीरियोडिसिटी अटेन उस वक्त होगी जब एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के लिहाज से, यानी एलिमेंट को असेंडिंग ऑर्डर और एटॉमिक मास के लिहाज से पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया जाएगा। तो ये ओल्ड पीरियोडिक लॉ कहलाती है, जिसको मेंडलीव ने प्रपोज किया, इसलिए आप मेंडलीव पीरियोडिक लॉ भी कहते हैं। अच्छा जी, जब एटॉमिक नंबर डिस्कवर्ड हो गए, और एटॉमिक नंबर को मॉसले ने डिस्कवर किया था जी, तो मॉसले ने आपकी क्रुक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट को रिवाइज किया था। रोइंजर ने जो एक्स रेस डिस्कवर की थी उस एक्स रेस को इसने स्टडी किया था, बारीक बीनी से इसने इसको स्टडी किया था, और उसके बाद फिर इसने एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया था जी। और ये कहा था जी कि एटॉमिक नंबर क्या होते हैं जी, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो जब एटॉमिक नंबर डिस्कवर्ड हो गए जी, तो एटॉमिक नंबर जब डिस्कवर्ड हुए तो एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास से अच्छी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी थी, यानी एलिमेंट को डिफाइन करने के लिए, एलिमेंट को पहचानने के लिए, एलिमेंट्स को करेक्टराइज करने के लिए जी एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास से ज्यादा अच्छी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। इसलिए मेंडलीव ने क्या किया, मॉसले ने क्या किया, मेंडलीव की पीरियोडिक लॉ को मॉडिफाई कर दिया, और उसने सिर्फ ये कहा जी कि भाई पीरियोडिसिटी का ताल्लुक एटॉमिक मास से नहीं बल्कि एटॉमिक नंबर से है जी, क्योंकि एटॉमिक नंबर ज्यादा अच्छी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स को पहचानने के लिए, एलिमेंट्स को जानने के लिए जी। इसलिए इस लॉ को, मेंडलीव के लॉ को मॉडिफाई किया गया, जिसको मॉसले ने मॉडिफाई किया, इसलिए ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी कहलाती है जी। और क्योंकि इसको मॉसले ने प्रपोज किया इसलिए ये मॉसले पीरियोडिक लॉ कहलाती है। और मॉसले ने क्या कहा जी, क्योंकि अब एटॉमिक मास से ज्यादा बेहतर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी डिस्कवर हो चुकी है जो कि एटॉमिक नंबर्स हैं जी, इसलिए पीरियोडिकली यानी पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज किया जाएगा। और जब एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज किया जाएगा तो एक जैसी प्रॉपर्टी रखने वाले एलिमेंट्स एक जगह पर आ जाएंगे, और इसी को क्या कहते हैं जी, इसी को मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहते हैं जी। यानी एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज किया जाएगा तो पीरियोडिसिटी अटेन हो जाएगी। अच्छा जी, अब मसला ये है जी कि अगर हम प्रॉपर्टीज, क्योंकि हम बार बार बात कर रहे हैं जी पीरियोडिसिटी की जी, और पीरियोडिसिटी का मतलब क्या है जी, पीरियोडिसिटी का मतलब है जी द रिपीटिशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। अब हमें इस बात को देखना है जी, ये जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है एलिमेंट की, जो हमने कहा जी एटॉमिक मास भी है, एटॉमिक नंबर भी है, तो क्या प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स का बराह रास्त ताल्लुक एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर से है जी। तो पहले तो ये देखते हैं जी कि एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर होते क्या है जी। तो एटॉमिक मास क्या है जी, द सम ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनको आप न्यूक्लियॉन्स कहते हैं जी, और न्यूक्लियस के अंदर जो बुनियादी पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मास का मजमुआ ये क्या कहलाता है, एटॉमिक मास कहलाता है। और एटॉमिक मास पर आपकी ओल्ड पीरियोडिक लॉ है जो जिसको मेंडलीव ने प्रपोज किया है जी,
इसी तरह अगर आप एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर भी न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को कहते हैं जी। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन ऐसा नहीं है जिसके अंदर न्यूक्लियॉन्स इन्वॉल्व हो। तो अगर आप केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज का तो न्यूक्लियस से कोई लेना देना ही नहीं है। और अगर आप फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज का भी न्यूक्लियस से बराह रास्त लेना देना नहीं है। हाँ, न्यूक्लियर फोर्सेस से लेना देना तो है जी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन से लेना देना तो है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स से लेना देना नहीं है। इसका मतलब यह है जी कि आपके मौसले को जो लॉ है उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड हुए जी, एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्कवर्ड हुआ जी, और इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड हो गए, और फिर इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जरिए अरेंज किया जाता है। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी तस्करा हो गया जी, तो साइंटिस्ट और केमिस्ट इस बात को जान गए जी कि जो पीरियोडिसिटी है वो असल में ना एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है, ना वो असल में एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है, क्योंकि पीरियोडिसिटी का बराह रास्त ताल्लुक किससे है जी? प्रॉपर्टीज से है। और प्रॉपर्टीज एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं करती, वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि वो किस पे डिपेंड करती हैं? वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती हैं जी। तो अगर हम सख्ती से बात करें जी, अगर हम बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाएं और उसके बाद फिर हम बात करें जी कि प्रॉपर्टीज का बराह रास्त ताल्लुक किससे है जी, तो प्रॉपर्टीज डिपेंड्स करती हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो जो इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल के अंदर मौजूद हैं, वो वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और वो किस तरह से अरेंज हैं। तो प्रॉपर्टीज का ताल्लुक, चाहे हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, चाहे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, तो प्रॉपर्टीज जो असल में डिपेंड करती हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं? वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती हैं, यानी वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती हैं। इसलिए मॉसले ने अपनी पीरियोडिक लॉ को आगे चलकर मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई करने के अंदर उसने कुछ नहीं किया, उसने सिंपल इंक्लूजन किया है, यानी एटॉमिक नंबर के साथ साथ उसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी पीरियोडिक टेबल के अंदर जगह दे दी जी। जो इस बात का सबूत है जी कि पीरियोडिसिटी का इंतहाई ख्याल रखा गया है जी। और क्योंकि पीरियोडिसिटी किस पर डिपेंड कर रही है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड कर रही है, इसलिए पीरियोडिक टेबल के अंदर एटॉमिक नंबर के साथ साथ, जो कि कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी जगह दी गई। अच्छा जी, अब हम मॉडिफाइड पीरियोडिक लॉ को पढ़ने जा रहे हैं जी, जो आपकी करंट पीरियोडिक लॉ है, यानी एलिमेंट्स को जिस बेस पर पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज किया गया है। पीरियोडिसिटी को अटेन करने के लिए जो बेसिक क्राइटेरिया है वो यही है, और इसको मॉडिफाइड पीरियोडिक लॉ भी कहते हैं जी। इसको मॉडिफाइड मॉसले पीरियोडिक लॉ भी कहते हैं, और इसको करंट पीरियोडिक लॉ भी कहते हैं जी। और इसकी स्टेटमेंट क्या है जी? द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ अब कोई भी शायबा नहीं रहा जी, क्योंकि ये जो पीरियोडिसिटी है, पीरियोडिसिटी का मतलब है रिपीटिशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज की बात करें जी, तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज बुनियादी तौर पर किस पे डिपेंड करती हैं? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती हैं जी। तो मॉसले ने क्या किया जी? मॉसले ने अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स को भी इंक्लूड कर दिया जी। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है जी? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती हैं जी। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पीरियोडिक टेबल के अंदर इंक्लूड किया गया एटॉमिक नंबर के साथ साथ। और क्या बताया गया जी कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं, यानी जो पीरियोडिसिटी है, उसका असल में ताल्लुक किससे है जी? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से है जी। तो जो पीरियोडिक लॉज थी वो किस तरह से मॉडिफाई हुई आपने देखा, क्यों मॉडिफाई हुई उसको भी आपने जाना जी, कि जो ओल्ड पीरियोडिक लॉ थी उसमें एलिमेंट को एटॉमिक मास के लिहाज से अरेंज किया गया था जी, क्योंकि एटॉमिक मास से ज्यादा अच्छी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज थी नहीं जी। जब एटॉमिक नंबर डिस्कवर्ड हुए जी, तो एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास से ज्यादा अच्छी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी थी। मॉसले ने इसको डिस्कवर किया और तमाम एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के लिहाज से पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज कर दिया। और उसके बाद जब एहतियात के साथ और बारीक बीनी से काम किया गया, तो साइंटिस्ट को अंदाजा हुआ जी कि जो पीरियोडिसिटी है, यानी जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज है, उसका ताल्लुक एटॉमिक मास से भी नहीं है, उसका ताल्लुक एटॉमिक नंबर से भी नहीं है, बल्कि उसका ताल्लुक वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से है जी। तो पीरियोडिक लॉ को मजीद मॉडिफाई करा गया, और आज जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स मौजूद हैं, और आज जो पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियोडिसिटी अटेन होती है, उसका बराह रास्त ताल्लुक किससे है जी? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से है। तो आप जो करंट पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर के लिहाज से भी अरेंज है,
और उसके साथ साथ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखी जाती है और प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स का जो ताल्लुक है वो असल में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से है। अच्छा जी, ये तो हमने पीरियोडिसिटी की बात की और हमने पीरियोडिक लॉज को पढ़ा जी। अब हम उन पीरियोडिक टेबल्स का या उन पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस का जी, क्योंकि दो पीरियोडिक टेबल पढ़ने जाएंगे और एक असल में ग्राफिकल फॉर्म है जिसको आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कहते हैं, इसलिए मैं बार बार अपने अल्फाजों को तब्दील कर रहा हूँ। तो पीरियोडिक टेबल उसको कहेंगे जो कि टेबल की फॉर्म में होगी, और जो टेबल की फॉर्म में नहीं होगी, किसी और फॉर्म के अंदर होगी, सर्कुलर होगी या जो ग्राफिकल फॉर्म में होगी, तो फिर उसको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कहेंगे, क्योंकि टेबल कहने के लिए उसका टेबुलर फॉर्म में होना भी जरूरी है। ठीक है जी, तो अब हम वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस पढ़ने जा रहे हैं जी, या वो पीरियोडिक टेबल्स पढ़ने जा रहे हैं जो ओल्ड पीरियोडिक लॉ पर डिपेंड कर रही है जी। और ओल्ड पीरियोडिक लॉ का मतलब क्या है जी? ओल्ड पीरियोडिक लॉ का मतलब है जी कि मेंडलीव की प्रपोज की हुई पीरियोडिक लॉ, जिसके अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को एटॉमिक मासेस के लिहाज से अरेंज करना है ताकि पीरियोडिसिटी अटेन हो। तो 4 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है आपके कोर्स के अंदर जो ओल्ड पीरियोडिक लॉ पर डिपेंड करती है जी, और ये मैंने सीक्वेंशियल पैटर्न के अंदर यहाँ पे आपको यहाँ दिए हैं, लिख के दिखाई है जी। तो जो पहली पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है उसको आप ड्रॉबिनियर्स ट्राइड कहते हैं जी। जो दूसरी क्लासिफिकेशन है वो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहलाता है जी। जो तीसरी क्लासिफिकेशन है ये बेसिकली पीरियोडिक टेबल नहीं है बल्कि ग्राफिकल फॉर्म है, इसको लॉदर मेयर क्लासिफिकेशन कहते हैं जी। और जो चौथी पीरियोडिक टेबल है वो मेंडलीव की प्रपोज की हुई पीरियोडिक टेबल है जी। तो मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल प्रपोज की है उससे पहले मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने या मुख्तलिफ केमिस्ट ने अपनी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया है, उसके बाद फिर जाके मेंडलीव अपनी पीरियोडिक टेबल को मंजर आम पर लेके आया है जी। तो जो आज का लेक्चर है उसके अंदर हम मेंडलीव की पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को डिस्कस नहीं करेंगे, ये हमारे लेक्चर नंबर 2 का मौजू होगा जी। लेकिन इन 3 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को हम डिस्कस करेंगे जी, जो कि ओल्ड पीरियोडिक लॉ पर बेस कर रही है और एक लॉजिक है जिसके जरिए से इन तीनों केमिस्ट ने या इन तीनों साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को पीरियोडिकली क्लासिफाई किया है। तो सबसे पहले हम डॉबिनियर्स ट्राइड की क्लासिफिकेशन को स्टडी करेंगे जी। तो इसकी जो स्टेटमेंट है जी, इसका जो तरीक़ाकार है, जिस तरीक़ेकार से इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया, इसने जिस लॉजिक के जरिए एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज किया है, उसका जिक्र करने जा रहे हैं जी। तो ये स्टेटमेंट अब आपके सामने है और लिखा हुआ है जी, विद इन अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स क्लोजली रिलेटेड इन केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी ये इस बात का सबूत है जी कि एलिमेंट्स को पीरियोडिसिटी के लिहाज से अरेंज किया गया है। यानी सबसे पहले जिस चीज को देखा गया है वो केमिकल प्रॉपर्टीज है, यानी एलिमेंट्स मैच करते होंगे। अगर एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज मैच करती होंगी तो उनको एक ग्रुप में रखा जाएगा। और ग्रुप में किस तरह से रखा जाएगा, अब उसकी इसने लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दी है जी। द एटॉमिक मास आर आइदर सेम जी, तो उनके एटॉमिक मासेस सेम होंगे, ये तो पहली बात है जी। और दूसरी बात क्या है जी कि द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट इज अप्रोक्सीमेटली द अर्थमेटिक मीन्स ऑफ आर अदर 2 एलिमेंट्स, यानी आपने एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में इस तरह से अरेंज करना है जी कि पीरियोडिसिटी अटेन हो, यानी एक जैसी प्रॉपर्टीज रखने वाले एलिमेंट्स एक जगह पर आ जाएं। और जो 3 एलिमेंट्स, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 एलिमेंट्स का जिक्र यहाँ पे है और मिडिल एलिमेंट का जिक्र यहाँ पे है जी, तो 3 एलिमेंट्स के दरमियान ये लॉजिक है जी। और लॉजिक ये कह रही है जी कि जो 3 एलिमेंट्स रखे गए हैं उसमें से जो सेंट्रल एलिमेंट है, यानी जो बीच वाला एलिमेंट है जी, उसका जो एटॉमिक मास है वो है जी कि आप उसके ऊपर वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास और उसके नीचे वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास, इन दोनों को प्लस कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, तो ये असल में आप अर्थमेटिक मीन निकाल रहे हैं जी। तो जो अर्थमेटिक मीन आएगा तो सेंट्रल एलिमेंट का मास या तो वही होगा या उसके नजदीक, उसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा। तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ डॉबिनियर ट्राइड। तो इस तरह से डॉबिनियर ने एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज किया जी। तो एक्सप्लेनेशन पे बात करने जा रहे हैं जी। तो डॉबिनियर ने एलिमेंट्स को ट्राइड्स की फॉर्म के अंदर अरेंज किया। ट्राइड की फॉर्म के अंदर अरेंज करने का मतलब यह है जी कि 3 एलिमेंट्स को एक साथ रखा जी और उनके दरमियान एक लॉजिक को बयान किया, और वो जो लॉजिक थी वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर बेस कर रही थी। एक जैसी प्रॉपर्टीज रखने वाले एलिमेंट्स को एक जगह पे रखा गया और जो लॉजिक थी, मैथमेटिकल कैलकुलेशन थी, वो ये कहती थी जी
कि जो ट्राइड की बात करें जी, यानी तीन एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है, उनकी खास बात क्या होगी जी कि जो सेंट्रल एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास होगा वो उस एलिमेंट के ऊपर वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास और उसके नीचे वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के अर्थमेटिक मीन के बराबर होगा जी। तो ये वो बुनियादी लॉजिक थी जिसके जरिए अवेलेबल एलिमेंट्स को मुख्तलिफ ट्राइड्स की फॉर्म के अंदर अरेंज किया गया। तो ये पीरियोडिक टेबल अब आपके सामने है जी, और ये चार ट्राइड्स का मैं यहाँ पे तस्करा करूंगा जी। तो ये चार ट्राइड्स आपके सामने है जी। पीरियोडिक जो पीरियोडिक टेबल डॉबिनियर्स ने प्रपोज की है उसके अंदर चार से ज्यादा ट्राइड्स है जी, और इनकी खास बात क्या थी इसको हम स्टडी करने जा रहे हैं जी। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का एक ट्राइड बनाया गया है जी, और इनको एक साथ रखने की एक वजह ये थी जी कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या थी, इनकी प्रॉपर्टीज आपस में मैच करती थी जी। तो एक जैसी प्रॉपर्टीज रखने वाले एलिमेंट्स थे, इसलिए इनको एक ट्राइड के अंदर रखा जी, और असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के लिहाज से अरेंज किया जी कि 7 से बड़ा 23 है और 23 से बड़ा 39 है जी। तो एक जैसे तो इनको असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के लिहाज से अरेंज किया, यानी पीरियोडिक लॉ का भी ख्याल रखा गया है जी। अब आप देखें जी इसका जो मीन आ रहा है जी, यानी 7 और 39 का अगर आप मीन लें जो 23 जवाब आ रहा है, और सोडियम का एटॉमिक मास भी 23 है जी। इसका मतलब यह है जी कि जो लॉजिक इसने बताई थी जी, जिस जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे बेस कर रही थी, वो इस ट्राइड पे पूरी उतरती है। अगर आप दूसरे ट्राइड की बात करें जी तो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम इस ट्राइड के अंदर आता है, और ये भी वो एलिमेंट्स हैं जो आपकी नई पीरियोडिक टेबल के अंदर, जो मौजूदा पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है जी, और इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या है जी, सिमिलर है जी। तो पीरियोडिसिटी का भी ख्याल रखा गया है जी, और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के लिहाज से एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है, यानी मैंडलीव की पीरियोडिक लॉ का भी ख्याल रखा गया है जी। और अगर आप लॉजिक लगाएं तो अर्थमेटिक मीन बड़ा आता है जी 88, यानी 40 और 137 को आप 2 से डिवाइड किए करें जी, और उसको राउंड ऑफ कर लें जी, तो जवाब आ रहा है 88 जी। तो 87 और 88 खैर एग्जैक्टली इक्वल तो नहीं है जी, लेकिन क्योंकि वर्ड अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल हुआ है जी, तो आप 87 को कह सकते हैं इट इज नियरली इक्वल टू 88 और 88.5 जी। तो इसका मतलब ये है जी कि ये यहाँ पर भी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो वैलिड दिखाई दे रही है जी। इस तीसरे ट्राइड को देखें, इसके अंदर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन शामिल है। और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के बारे में आप जानते हैं जी कि ये हाइड्रोजन फैमिली के मेंबर हैं और इनकी प्रॉपर्टीज भी एक जैसी हैं जी। तो यहाँ पर भी पीरियोडिसिटी का ख्याल रखा गया है जी, और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास का भी ख्याल रखा गया है, यानी मेंडलीव की पीरियोडिक लॉ का भी ख्याल रखा गया है जी। और जब क्लोरीन और आयोडीन के एटॉमिक मासेस का जब आप अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो वो आता है 81, और ब्रोमीन का एटॉमिक मास 80 है, यानी 80 को आप अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 81 भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर भी इसकी लॉजिक, पीरियोडिसिटी और पीरियोडिक लॉ का ख्याल रखा गया है जी। और अगर आप इस चौथे ट्राइड की बात करें तो सल्फर, सिलीनियम और टेलुरियम को रखा गया है। ये तीनों ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर हैं और इनकी प्रॉपर्टीज भी ऑक्सीजन से मिलती हुई हैं, तो यहाँ पर भी पीरियोडिसिटी का ख्याल रखा गया है। एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के लिहाज से अरेंज किया गया है, यानी मेंडलीव की पीरियोडिक लॉ का भी ख्याल रखा गया है जी। और 32 और 127.5 अगर आप इसका अर्थमेटिक मीन लें तो आपके पास जवाब आता है 79.8, और ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 79 के जी। तो ये चारों ट्राइड्स आपने देखे, इसके अलावा भी डॉबिनियर्स ने मुख्तलिफ ट्राइड्स पीरियोडिक टेबल के अंदर बनाए, और उनकी खूबी क्या थी जी कि उसके अंदर मैथमेटिकल लॉजिक को इस्तेमाल किया गया था जी, और एक जैसी प्रॉपर्टीज रखने वाले एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के लिहाज से ट्राइड्स की फॉर्म में, यानी तीन तीन के सेट के अंदर रखा गया था जी। और ये कहा गया था जी कि जो मिडिल एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास उसके ऊपर वाले एलिमेंट और उसके नीचे वाले एलिमेंट के एटॉमिक मासेस के अर्थमेटिक मीन के बराबर होगा, या अगर बराबर नहीं होगा तो उसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल तो होगा। तो इस वाले केस में आपको एग्जैक्टली इक्वल नजर आ रहा है, और बाकी तमाम केसेस के अंदर आपको अप्रोक्सीमेटली इक्वल नजर आ रहा है जी। अब हम कुछ एडवांटेजेस और इस क्लासिफिकेशन के डिसएडवांटेजेस को पढ़ने जाएंगे जी। तो एडवांटेज तो ये है जी कि दिस इज फर्स्ट पीरियोडिक टेबल, ये पहली अप्रोच है टुवर्ड द टेबुलर फॉर्म ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, यानी इससे पहले किसी साइंटिस्ट ने या किसी केमिस्ट ने एलिमेंट्स को टेबुलर फॉर्म के अंदर अरेंज नहीं किया। तो सबसे पहले अगर किसी ने एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज किया है और वो भी टेबुलर फॉर्म के अंदर अरेंज किया है जी, तो वो डॉबिनियर है जी।
तो डोमिनियर की ये खास बात है जी कि उसने सबसे पहले एलिमेंट्स को टेबुलर फॉर्म के अंदर अरेंज किया, एक लॉजिक दी जी, और बाकियों को भी बताया जी कि एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए किसी न किसी एक्सप्लेनेशन की, किसी न किसी एविडेंस की और किसी न किसी लॉजिक की जरूरत है जी। तो इसकी जो लॉजिक थी वो मैथमेटिकल लॉजिक थी, तो इसने एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए लॉजिकल अप्रोच को अपनाया जी। तो ये दो इसके एडवांटेजेस थी जी। डिसएडवांटेजेस क्या है जी कि सारे के सारे एलिमेंट्स को इस तरह ट्राइड्स की फॉर्म में अरेंज नहीं किया जा सकता जी, क्योंकि इसने एलिमेंट्स की सब ग्रुपिंग कर दी और पीरियोडिक टेबल के अंदर मुख्तलिफ ट्राइड्स बना दिए जी। तो ये एक्सटेंसिव सब ग्रुपिंग ने प्रॉब्लम क्रिएट की जी, यानी ये आसानी क्रिएट नहीं करी बल्कि एक मुश्किल क्रिएट कर दी। साइंटिस्ट ये चाह रहे थे कि सारे के सारे एलिमेंट्स को एक साथ रखा जाए और फिर उन एलिमेंट्स के दरमियान रिलेशन को बताया जाए और एक जैसी प्रॉपर्टीज रखने वाले एलिमेंट्स किसी कॉलम के अंदर या किसी रॉ के अंदर रख दिए जाएं जी। तो वो ये चाह रहे थे कि सारे के सारे एलिमेंट्स को एक साथ एक टेबल में रखा जाए और फिर कोई लॉजिक को अप्लाई किया जाए और एलिमेंट और पीरियोडिसिटी को अटेन किया जाए। लेकिन डॉबिनियर ने क्या किया है जी कि पीरियोडिक टेबल के अंदर मुख्तलिफ ट्राइड्स बना दिए, इन ट्राइड्स को आप सब ग्रुप भी कह सकते हैं। तो एक्सटेंसिव सब ग्रुपिंग की वजह से इन द फॉर्म ऑफ ट्राइड्स एलिमेंट्स को स्टडी करना आसान नहीं बल्कि मुश्किल हुआ जी। तो ये एक अगली खामी थी जी। और जब नए एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए जिनके एटॉमिक मासेस ज्यादा थे जी, तो प्रॉपर्टीज मैच कर रही थी, तो प्रॉपर्टीज मैच करने की वजह से इन्हें इन ट्राइड्स के अंदर जगह देनी चाहिए थी, यानी चौथे एलिमेंट को इसके अंदर प्लेस करना चाहिए था जी। लेकिन मसला ये है जी कि जब चौथे एलिमेंट को प्लेस करके रखा देखा गया जी, तो जो लॉजिक थी जी, तो लॉजिक का मतलब है जी तीन एलिमेंट्स को आप मिलाइए तो चौथे एलिमेंट को रखेंगे जी, तो दूसरे तीसरे और चौथे एलिमेंट के दरमियान लॉजिक को लगानी पड़ेगी और फिर जो तीसरा एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक मास अर्थमेटिक मीन के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर जब मैसिव एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए जी और उनको पीरियोडिसिटी के लिहाज से इस ट्राइड के अंदर रखने की कोशिश की गई जी, तो जो एटॉमिक मास था सेंट्रल एलिमेंट का वो उसके अंदर जो डेविएशन थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। ना आप उसको एग्जैक्टली इक्वल कह सकते थे और आप उसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल कहने के काबिल भी नहीं रहे, बल्कि जो डेविएशन थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो इसका मतलब ये था जी कि जो ट्राइड का ये जो लॉजिक है वो तमाम की तमाम एलिमेंट्स पे नहीं लग सकती, और ये वो वजह थी जिसकी वजह से डॉबिनियर्स की जो क्लासिफिकेशन थी वो डिसरिगार्ड हो गई जी, वो रिजेक्ट कर दी गई, क्योंकि जो लॉजिक थी वो हैवियर एलिमेंट पर नहीं लग रही थी जी। और पीरियोडिक टेबल साइंटिस्ट को ऐसी चाहिए जी जो जिसके अंदर तमाम के तमाम एलिमेंट्स को अकोमोडेट किया जा सके। तो क्योंकि हैवियर एलिमेंट्स को अकोमोडेट नहीं किया जा रहा जी, इसलिए इस पीरियोडिक टेबल को रिजेक्ट कर दिया गया। अब हम न्यूलैंड की क्लासिफिकेशन को पढ़ने जा रहे हैं जिसको न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहते हैं जी। इसकी स्टेटमेंट क्या है जी? स्टेटमेंट यह है जी कि एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज करें जी, और स्टार्टिंग फ्रॉम एनी एलिमेंट द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8 एलिमेंट वर सिमिलर टू दोज ऑफ फर्स्ट। यानी न्यूलैंड ने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के तहत अरेंज किया, यानी जितने भी एलिमेंट्स थे उनको एक साथ रखा और इस तरह से रखा कि एक रॉ के अंदर 7 एलिमेंट्स को रखा। और उसके बाद लॉजिक ये बताई जी कि किसी भी एलिमेंट से आप गिनना शुरू करें, हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट जैसी होगी जी। तो ये उसकी एक लॉजिक थी और ये उसकी स्टेटमेंट थी। इसकी एक्सप्लेनेशन पे आप जाएंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी जी कि इस लॉजिक का क्या लेना देना है जी। तो एक्सप्लेनेशन ये है जी कि न्यूलैंड ने एलिमेंट्स को टेबुलर फॉर्म के अंदर अरेंज किया, मोस्टली मेंडलीव की पीरियोडिक लॉ को अप्लाई किया, यानी एलिमेंट को एटॉमिक मासेस के लिहाज से और असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के लिहाज से पीरियोडिक टेबल के अंदर टेबुलर फॉर्म के अंदर अरेंज किया जी। और एक रॉ के अंदर इसने 7 एलिमेंट्स को रखा जी। और लॉजिक ये थी जी कि हर 8वां एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट के नीचे आ रहा था, और नीचे आने वाले एलिमेंट का मतलब एक कॉलम में आने वाले एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज थी वो क्या थी जी? सिमिलर थी। तो ये वो लॉजिक थी जिसको इसने एक्सप्लेन किया। जितने भी अवेलेबल एलिमेंट्स थे उनको एक साथ एक ही टेबल के अंदर रखा, एक रॉ के अंदर 7 एलिमेंट्स को रखा जी, और एक जैसी प्रॉपर्टीज रखने वाले एलिमेंट्स को इसने किस तरह रखा जी? एक ही कॉलम के अंदर रखा।
और क्या कहा जी कि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट जैसी होगी, और इसी लॉजिक को, इसी रेगुलरिटी को, इसी रिपीटिशन ऑफ द प्रॉपर्टीज को इसने ऑक्टेव्स का नाम दिया जी, कि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी का पहले एलिमेंट जैसा होना। इस लॉजिक को इसने ऑक्टेव्स का नाम दिया, या इस लॉ को आप लॉ ऑफ ऑक्टेव्स भी कहते हैं जी। तो ये अवेलेबल एलिमेंट्स है जी, ये चंद एलिमेंट्स को मैंने आपके सामने पेश किया जी, और ये वो एलिमेंट्स हैं जिनको असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के लिहाज से पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज किया गया है जी। तो न्यूलैंड की जो क्लासिफिकेशन है वो डॉबिनियर से ज्यादा अच्छी है जी, और उसकी सबसे पहली वजह यह है जी कि यहाँ पर सब ग्रुपिंग नहीं है, यहाँ पर ट्राइड्स नहीं बनाए गए जी, और जितने भी एलिमेंट्स अवेलेबल हैं उनको एक साथ एक ही टेबल के अंदर रखा गया है जी। अब आप यहाँ पे देखें जी, तो एक जैसी प्रॉपर्टीज रखने वाले एलिमेंट्स को एक कॉलम के अंदर रखा गया है, और इसी लॉजिक को ऑक्टेव्स का नाम दिया गया है। मिसाल के तौर पे आप बेरिलियम से गिनना शुरू करें जी, तो बेरिलियम पहला मेंबर है जी, पहला एलिमेंट है जी। तो दूसरा एलिमेंट बोरॉन है, तीसरा कार्बन है, चौथा नाइट्रोजन है, पांचवा ऑक्सीजन है, छठा फ्लोरीन है, सातवें में आपको नीचे आना पड़ेगा क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के लिहाज से आप चल रहे हैं, तो सातवां सोडियम है और आठवां मैग्नीशियम है। तो आठवां एलिमेंट बेरिलियम के कॉलम के अंदर ही आ रहा है जी, और एक कॉलम में आने वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या है जी, सिमिलर हैं। तो ये सिंपल सी लॉजिक है जी। तो एलिमेंट्स को मैंडलीफ की पीरियोडिक लॉ यानी ओल्ड पीरियोडिक लॉ के हिसाब से भी रखा गया है, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में रॉ में भी इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक मास के लिहाज से रखा गया है जी, और कॉलम्स के अंदर भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के लिहाज से रखा गया है। यानी ड्रॉबिनियर्स ने तो सिर्फ और सिर्फ कॉलम के अंदर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास का ख्याल किया था जी, न्यूलैंड ने रॉ वाइज भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास का ख्याल किया है जी, और कॉलम वाइज भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास का ख्याल किया। ये एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी सारे के सारे एलिमेंट्स को एक ही टेबल के अंदर रखा गया है। तीन तीन के ग्रुप, तीन तीन के सेट ये नहीं बनाए गए, सब ग्रुपिंग नहीं की गई है, तो ये डॉबिनियर से बेहतर पीरियोडिक टेबल है जी। भाई न्यूलैंड की क्लासिफिकेशन है जी, और लॉजिक क्या है जी कि एक जैसी प्रॉपर्टीज रखने वाले एलिमेंट्स को एक साथ एक ही कॉलम में रखा गया है, और लॉजिक ये दी गई है जी, और एक रॉ के अंदर 7 एलिमेंट्स को रखा गया है, और लॉजिक ये दी गई है कि किसी भी एलिमेंट से आप गिनना शुरू करें जी, तो हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट जैसी होगी, और 8वां एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट के बिल्कुल नीचे आएगा। तो इस लॉ को आप क्या कहते हैं, इस लॉ को न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहते हैं जी। इसकी एडवांटेज पढ़ने जाएंगे जी, तो इसने भी एलिमेंट्स को टेबुलर फॉर्म के अंदर अरेंज किया, और टेबुलर फॉर्म के अंदर एलिमेंट्स को स्टडी करना आसान होता है जी। वो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी उनको एक ही ग्रुप में रखा गया, यानी उनको एक ही कॉलम के अंदर रखा गया, तो पीरियोडिसिटी भी यहाँ पर अटेन हो रही है जी। और ये ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है टुवर्ड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट्स को ट्राइड्स की फॉर्म में छोटे छोटे ग्रुप्स में नहीं रखा गया, बल्कि सारे एलिमेंट्स को एक साथ रख दिया गया, और उसके बाद लॉजिक को बयान किया गया है जी। तो ये जो पीरियोडिक टेबल है या ये जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है ये डॉबिनियर से कदरे बेहतर है जी, तो इसको ज्यादा पसंदीदाई मिली। तो अब हम न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की डिसएडवांटेजेस पढ़ने जा रहे हैं, और अगर इसको डिसएडवांटेजेस से ज्यादा न्यूलैंड की बदकिस्मती कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा जी। तो न्यूलैंड ने इस पीरियोडिक लॉ को यानी लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को प्रपोज करने में थोड़ी सी जल्दी की जी, और जब इसने लॉ को प्रपोज कर लिया जी तो उसके बाद ग्रुप 8A के एलिमेंट डिस्कवर्ड हो गए, यानी नोबेल गैसेस डिस्कवर्ड हो गई जी। तो न्यूलैंड इस लॉ के अंदर यानी इस लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के अंदर ग्रुप 8A के एलिमेंट्स को शामिल नहीं कर सका, क्योंकि अगर ग्रुप 8A के एलिमेंट्स को शामिल किया जाए जी, यानी पीरियोडिसिटी का यानी मैंडलीफ की पीरियोडिक लॉ का ख्याल रखते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक मास के लिहाज से ग्रुप 8A को पीरियोडिक टेबल में जगह दे दी जाएगी, तो पीरियोडिक लॉ तो फॉलो हो जाएगी लेकिन पीरियोडिसिटी मुतासर हो जाएगी, और अगर पीरियोडिसिटी का ख्याल रखा जाए जी तो पीरियोडिक लॉ मुतासर हो जाएगी जी, यानी एलिमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के लिहाज से नहीं रहेंगे जी। तो ये वो वजह थी जी कि नोबेल गैसेस को इस पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं दी जा सकी जी। तो ये वो वजह थी जिसकी वजह से इस पीरियोडिक टेबल को रिजेक्ट करना पड़ा। इसी तरह जो हैवियर एलिमेंट्स थे
वो भी इस क्लासिफिकेशन के तहत, इस लॉजिक के तहत अरेंज नहीं हो सके जी। तो ये वो वजह थी जी कि नए आने वाले एलिमेंट्स के लिए इस पीरियोडिक टेबल में कोई जगह नहीं थी, इस लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को फॉलो करना मुश्किल था जी, या नामुमकिन था जी। और अगर फॉलो करें जी तो फिर पीरियोडिसिटी और पीरियोडिक लॉ दोनों ही डिस्टर्ब हो रही थी। तो ये वो वजह थी जिसकी वजह से न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स इतनी खूबियों के बाद भी क्या हो गई जी, रिजेक्ट हो गई। इसके बाद लॉदरमेयर ने क्लासिफिकेशन की और लॉदरमेयर ने सबसे ही मुख्तलिफ तर्ज तरीका अपनाया जी, और टेबुलर फॉर्म में एलिमेंट्स को अरेंज करने के बजाय उसने एलिमेंट्स को ग्राफिकल फॉर्म के अंदर अरेंज किया। लॉदरमेयर ने क्या किया जी, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के दरमियान यानी एटॉमिक मास के दरमियान ग्राफ को प्लॉट किया। जब उसने ग्राफ को प्लॉट किया तो उसको कुछ कर्व्स मिले, यानी कुछ पीक्स मिली, यानी कुछ पैटर्न्स मिले। उसने पैटर्न्स को स्टडी किया और उसके बाद उसने क्या कहा जी कि एक जैसी प्रॉपर्टीज रखने वाले एलिमेंट्स इन कर्व्स की सिमिलर पोजीशंस को ऑक्युपाई करेंगे जी। मैं इसको एक बार पढ़ के आपको बताता हूँ जी। तो लॉदरमेयर प्लॉटेड अ ग्राफ बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक masses, and he found that elements having similar properties will occupy similar positions on curve जी। तो ये इसकी स्टेटमेंट है जी। इसकी एक्सप्लेनेशन देखने जा रहे हैं जो लॉदरमेयर ने एक्सप्लेन किया जी। तो लॉदरमेयर ने एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए ग्राफिकल पैटर्न का सहारा लिया जी, और जो कहा है जी, बात ये की है जी कि जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उसके अंदर मुख्तलिफ पीक्स मिलेंगी, मुख्तलिफ कर्व्स मिलेंगे जी, और एक जैसी प्रॉपर्टीज रखने वाले एलिमेंट्स एक जैसी पोजीशंस को ऑक्युपाई करेंगे। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये बिल्कुल टॉप पर मिले, यानी पीक पर मिले, और इनकी प्रॉपर्टीज भी एक जैसी थी जी। तो और उसकी वजह क्या थी कि इनका वॉल्यूम सबसे ज्यादा होता है बाकी एलिमेंट्स के मुकाबले में, इसलिए इन्होंने पीक को ऑक्युपाई किया, और इस तरह बाकी एलिमेंट्स ने भी मुख्तलिफ पोजीशंस को ऑक्युपाई किया। और लॉदरमेयर ने ये कहा जी कि एक जैसी प्रॉपर्टीज रखने वाले एलिमेंट ग्राफ में एक जैसी पोजीशंस को ऑक्युपाई करेंगे जी। तो अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है जी, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम आपको नजर आ रहा है जी, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं, इसलिए इन्होंने एक जैसी पोजीशन को ऑक्युपाई किया हुआ है। इस तरह आपको यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन नजर आ रही है, इसकी पोजीशन भी जी एक जैसी है जी। तो ये जो पैटर्न मिला, इस पैटर्न के अंदर एक जैसी पोजीशन का मतलब है जी कि पीक एक जैसी पोजीशन है। इसी तरह अगर आप बॉटम की बात करें तो बॉटम एक जैसी पोजीशन है जी, और इसी तरह अगर आप हर पीक की लेंथ ले लें तो फिर उस पीक की कोई ना कोई आप उसकी परसेंटेज है जी। अगर बीच में मौजूद है इसका मतलब है 50% कहलाएगा। तो ये पीक ऊंची है तो इसका 50% कुछ और होगा जी, ये पीक छोटी है तो इसका 50% कुछ और होगा। तो एक जैसी पोजीशन पे एलिमेंट्स एक जैसी पोजीशंस को ऑक्युपाई करेंगे अगर उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी जी, सिमिलर होंगी जी। तो लॉदरमेयर ने क्या किया, एलिमेंट्स को टेबुलर फॉर्म में अरेंज करने के बजाय उसको ग्राफिकल फॉर्म के अंदर अरेंज किया है जी, और ये कहा जी कि एक जैसी प्रॉपर्टीज रखने वाले एलिमेंट्स इस कर्व के अंदर, ये जो पीक्स है जी, जो पैटर्न है, ग्राफिकल पैटर्न को आप कर्व कह देते हैं, इन जनरल आप कर्व कहते हैं, तो आप इसको कर्व भी कह सकते हैं, इसको आप पीक्स भी कह सकते हैं जी। तो एक जैसी पोजीशन को ऑक्युपाई करेंगे इस ग्राफिकल पैटर्न के अंदर। तो फायदा ये है जी कि देखिए एक तरीका ये भी है जी एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का। तो सारे के सारे साइंटिस्ट एलिमेंट्स को या सारे के सारे केमिस्ट एलिमेंट्स को टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर रहे हैं जी। तो एडवांटेज एक ये भी है जी कि देखिए टेबुलर फॉर्म ही एक तरीका नहीं है, बल्कि एलिमेंट्स को ग्राफिकली भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। यानी आप अगर थोड़ा सा हट के सोचें जी तो ये एक डिफरेंट तरीका है एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का। लेकिन जो असल मकसद है जी वो हासिल नहीं हो रहा जी। एक तो ये इनकम्प्लीट पीरियोडिक टेबल कही गई, क्योंकि इसी के साथ साथ मेंडलीफ ने भी अपने पीरियोडिक टेबल को प्रपोज कर दिया, और मेंडलीफ की जो पीरियोडिक टेबल थी वो बहुत ब्रीफ थी और उसके अंदर बहुत सारी एक्सप्लेनेशन थी जी। इवन ये कि जो डिसएडवांटेजेस थी, जो खामियां थी, उसको भी मेंडलीफ ने बहुत अच्छे तरीके से डिफेंड किया था और एक्सप्लेन किया था जी। तो मेंडलीफ के मुकाबले में जो लॉदरमेयर क्लासिफिकेशन थी, जो मेंडलीफ के बिल्कुल नजदीकी पीरियड के अंदर आई जी, तो लॉदरमेयर क्लासिफिकेशन को इतनी पजीराई नहीं मिल सकी जी, क्योंकि वो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल के मुकाबले में इनकम्प्लीट थी जी, और कोई इंपेरिकल यानी कोई लॉजिकल अप्रोच नहीं थी क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए जी। और जो ग्राफिकल फॉर्म थी जी, उसने एलिमेंट्स की स्टडी को मुश्किल कर दिया। देखें टेबल के फॉर्म में
स्टडी करना फिर आसान था जी। लेकिन इस ग्राफ को समझना ये हर किसी के लिए आसान नहीं है जी। तो साइंटिस्ट ये चाह रहे थे जी कि एलिमेंट्स की को स्टडी करना आसान हो जाए जी, लेकिन ग्राफिकल फॉर्म में एलिमेंट्स के अरेंजमेंट ने इस स्टडी को क्या कर दिया जी, मुश्किल कर दिया। इसलिए लॉदरमेयर की क्लासिफिकेशन को इतनी पजीराई नहीं मिल सकी जी जितनी पजीराई मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को मिली। इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर का मौजू है और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को पढ़ने जाएंगे जी। तो लेक्चर को हम समराइज करते हैं जी। और हमने पीरियोडिसिटी से लेक्चर को स्टार्ट किया था। पीरियोडिसिटी का क्या थी जी? पीरियोडिसिटी की डेफिनेशन थी द रिपीटिशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स व्हेन दे आर अरेंज इन सम मैनर। और मैनर बताते हैं पीरियोडिक लॉज। और पीरियोडिक लॉज हमने पढ़ी थी जी मेंडलीव पीरियोडिक लॉ जी। और मेंडलीव पीरियोडिक लॉ को ओल्ड पीरियोडिक लॉ भी कहते हैं जी। और ये कहता है जी कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। मोस्टली पीरियोडिक लॉ ये है जी द पीरियोडिसिटी ऑफ द एलिमेंट इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर्स। मेंडलीव ये कह रहा है जी कि अगर एलिमेंट्स को एटॉमिक मासेस के लिहाज से अरेंज करें तो पीरियोडिसिटी अटेन होगी। मोस्टली ये कह रहा है जी कि अगर एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज करें तो पीरियोडिसिटी अटेन होगी। और जो प्रॉपर्टीज है जी उसका ताल्लुक ना एटॉमिक मास से है ना एटॉमिक नंबर से है, बल्कि उसका ताल्लुक वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से है। तो मोस्टले ने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को मॉडिफाई किया जो आपकी करंट पीरियोडिक लॉ है, और उसके अंदर एलिमेंट्स को वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ अरेंज किया गया है जी। और ये कहती है जी कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी एलिमेंट्स को अगर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से अरेंज किया जाएगा तो एक जैसी प्रॉपर्टीज रखने वाले एलिमेंट एक जगह पे आ जाएंगे, यानी पीरियोडिसिटी अटेन हो जाएगी। तो पीरियोडिक लॉज के बाद फिर हमने ओल्ड पीरियोडिक लॉ पर बेस करती हुई अरेंजमेंट को पढ़ा था जी। और सबसे पहले हमने डॉबिनियर स्ट्राइएट को पढ़ा था जी। और उसने ये कहा था जी कि एक जैसी प्रॉपर्टीज रखने वाले एलिमेंट्स को अगर आप पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज करें जी तो इस तरह से अरेंज करने के लिए जो लॉजिक अप्लाई की जाएगी वो लॉजिक ये है जी कि एटॉमिक मासेस या तो उनके सेम होंगे जी, या एटॉमिक मासेस जो मिडिल एलिमेंट का होगा जी वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा जी अर्थमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक मासेस के उन एलिमेंट्स के जो स्ट्राइड के अंदर ऊपर और उस स्ट्राइड के अंदर नीचे मौजूद होंगे जी। तो ये डॉबिनियर्स की एक लॉजिक थी, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर बेस करती हुई लॉजिक थी। और उस तरह से उसने अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर मुख्तलिफ एलिमेंट्स को ट्राइड्स की फॉर्म के अंदर अरेंज किया। डॉबिनियर की ये पीरियोडिक टेबल क्या हुई जी, रिजेक्ट हुई। और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी जी कि हैवियर एलिमेंट को अकोमोडेट नहीं किया जा सका। इसकी वजह से डॉबिनियर की पीरियोडिक टेबल लॉ ऑफ ट्राइड को रिजेक्ट करना पड़ा। उसके बाद न्यूलैंड ने एक लॉ पेश की जिसको लॉ ऑफ ऑक्टेव कहते थे जी। और लॉ ऑफ ऑक्टेव डॉबिनियर ट्राइड से ज्यादा बेहतर क्लासिफिकेशन थी जी। और इसने जो लॉजिक दी वो ये लॉजिक दी जी कि स्टार्टिंग फ्रॉम एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट से अगर आप स्टार्ट करें तो हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट जैसी होगी। और इसने किया क्या था जी कि एक रॉ के अंदर 7 एलिमेंट रखे थे और 8वें एलिमेंट एक कॉलम के अंदर रखा था और एक कॉलम के अंदर मौजूद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या थी जी, सिमिलर थी जी। लेकिन मसला ये हुआ जी कि नोबेल गैसेस डिस्कवर्ड हो गई और उसके बाद जब हैवियर एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए जी तो फिर लॉ ऑफ ऑक्टेव्स फॉलो नहीं हुआ जी, जिसकी वजह से ये पीरियोडिक टेबल भी रिजेक्ट हुई। इसके बाद लॉदरमेयर ने अपना काम किया जी और लॉदरमेयर ने एक मुख्तलिफ तर्ज से पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की जी। और इसने एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज करने की बजाय ग्राफिकल फॉर्म में एलिमेंट्स को अरेंज किया जी। और ये कहा जी कि एक जैसी प्रॉपर्टीज रखने वाले एलिमेंट्स ग्राफ के अंदर एक जैसी पोजीशंस को ऑक्युपाई करेंगे जी। तो इसकी पीरियोडिक टेबल को इतनी पजीराई नहीं मिल सकी जी। और उसकी वजह ये थी जी कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल चंद ही अरसे बाद क्या हो गई, मंजर आम पर आ गई। और उसके मुकाबले में लॉदरमेयर की जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन थी वो इनकम्प्लीट तस्वुर की गई। और जो दूसरा बड़ा मसला था जी वो मसला ये था जी कि कोई लॉजिकल अप्रोच को इसने अप्लाई नहीं किया था जी। और जो तीसरा मसला था वो ये था जी कि ग्राफ की वजह से एलिमेंट्स को स्टडी करना आसान नहीं बल्कि मुश्किल हो गया, क्योंकि ग्राफ को समझना हर एक के बस की बात नहीं होती जी। तो ये आज का लेक्चर था जिसको मैंने समराइज किया जी। अब इम्तिहान के अंदर पीरियोडिसिटी, पीरियोडिक लॉज और ओल्ड पीरियोडिक टेबल्स, इसका सवाल किस तरह से आया हुआ है इसको हम देखेंगे जी। तो ये पहला सवाल है जी और इसमें लिखा हुआ है स्टेट द फॉलोइंग लॉज विद एग्जांपल। तो डॉबिनियर ट्राइड और न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को स्टेट करें और एग्जांपल से इस बात को समझाएं जी। तो ये डॉबिनियर ट्राइड है जी, उसकी स्टेटमेंट को हमने लिखा जी, उसके बाद हमने उसकी एक्सप्लेनेशन को लिखा जी। और एग्जाम्पल के अंदर हमने एक ट्राइड को ड्रॉ करके दिखाया जी।
तो ये पार्ट ए का जवाब है जी। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की बात करें जी, तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की स्टेटमेंट को लिखा जी, इसकी एक्सप्लेनेशन को लिखा जी, और पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ एलिमेंट्स को बना के दिखा दिया जी। तो ये दूसरे पार्ट का जवाब हो गया जी। ये तमाम बातें हम डिटेल के अंदर पीछे डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पे तेज लेके चल रहा हूँ। क्वेश्चन 2 है जी, जिसके अंदर डिफाइन करने को कहा है जी, पीरियोडिसिटी को डिफाइन करें, मैंडलीव पीरियोडिक लॉ को डिफाइन करें और मॉसले पीरियोडिक लॉ को डिफाइन करें। और ये सवाल बहुत ज्यादा आता है, सिर्फ और सिर्फ आपसे डेफिनेशन पूछिए जी, तो पीरियोडिसिटी की आपने डेफिनेशन को लिखा जी, उसके बाद आपने मैंडलीव पीरियोडिक लॉ को आपने यहाँ पे डिफाइन, आप इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, वरना तो बेसिकली ये स्टेटमेंट है जी। तो आपने मैंडलीव पीरियोडिक लॉ, जिसको ओल्ड पीरियोडिक लॉ कहते हैं, उसको स्टेट किया जी। उसके बाद फिर आपने मॉसले पीरियोडिक लॉ, जिसको आप मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहते हैं, उसको आपने स्टेट किया जी। तो ये सवाल आपका मुकम्मल हो गया जी। तो ये दो सवाल थे जो इम्तिहान में पूछे गए हैं। इसके अलावा भी मुख्तलिफ सवालात के अंदर इसका मतलब है ये पूछा जा सकता है जी कि डॉबिनियर पीरियोडिक टेबल को आप एक्सप्लेन कर दें। तो उसके अंदर भी ये जो सवाल दिया हुआ है, अब आप यहाँ पे आपने यहाँ पे एक ट्राइड दिया था, जब एक्सप्लेनेशन आएगी तो फिर आप एक से ज्यादा ट्राइड को डिस्कस करेंगे जी। अगर नोट लिखने के लिए आ जाता तो फिर आप एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी डिस्कस करेंगे जी। तो इम्तिहान के अंदर जो सवाल आए थे उसको मैंने आपके सामने रखा जी। तो जो आज का लेक्चर था उसके अंदर आपने पीरियोडिसिटी की डेफिनेशन को पढ़ा, पीरियोडिक लॉज को पढ़ा जी, और डॉबिनियर्स ट्राइड, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स और लॉदरमियर क्लासिफिकेशन को पढ़ा, जो कि ओल्ड पीरियोडिक लॉ पर बेस कर रहे थे जी। तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जी, जो इस चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 है, इसके अंदर जो जिस टॉपिक पे हम बात करने जाएंगे जी, वो है जी मैंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो मैंडलीव के पीरियोडिक लॉ को तो आपने पढ़ लिया जी। अब जो मेंडलीव ने एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज किया है जी, तो मेंडलीव ने किस तरह से एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज किया जी। और दूसरी बात ये जी कि मेंडलीव ने इंतजार क्यों किया, मेंडलीव ने डॉबिनियर को काम करने की, न्यूलैंड को काम करने की और लॉदरमेयर को काम करने की मोहलत क्यों दी जी। पीरियोडिक लॉ तो इसकी है जी, पीरियोडिक लॉ तो इसने प्रपोज की है जी कि द पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। लेकिन ये ठहरा क्यों जी, इसने इंतजार क्यों किया, और पीरियोडिक टेबल प्रपोज करने में या पीरियोडिक टेबल को मंजर आम पे लाने में इसने थोड़ी ताखीर क्यों की, इस पे भी हम बात करने जाएंगे। और उसके बाद फिर मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तो ये हमारा लेक्चर 2 होगा, जिसके साथ हमारी नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।